जब भी सबसे महंगी गारमेंट्स की बात आएगी, जब भी पाकिस्तान के अंदर ज़िक्र होगा कि सबसे आला गारमेंट और महंगी गारमेंट दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट की जाती है, तो उनमें से सबसे एक नाम जो निकल के आएगा वो लेदर का है। लेदर की मार्केट के अंदर पाकिस्तान टॉप के ममालिक में शामिल है, जिसने एक्सपोर्ट के अंदर अपनी गारमेंट्स के अंदर लेदर को एक्सपोर्ट किया गया। क्या वजह है कि हमारे पास एक टाइम पे पाकिस्तान का बनता हुआ पूरा एक अच्छा सा एक्सपोर्ट का मटेरियल जो जहाँ से जाता था, वो टॉप के ममालिक में शामिल होता था, लेकिन वो एक टाइम के बाद उसमें डिप आना शुरू हो गया। क्या वजह है कि लेदर की जो मार्केट थी वो कंप्रोमाइज़ हुई और वो थोड़ा सा नुकसान का शिकार हो सकी। क्या वजह है कि हमारे पास डाइवर्सिटी अपने और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं आ पाए। क्या वजह ऐसी है कि इंडस्ट्रियलिस्ट थोड़ा सा हिचकिचाते हैं लेदर वाली साइड के ऊपर और ज़्यादा फर्दर उसी एरिया में इन्वेस्ट करते हुए। इन सारे सवालों के जानने के लिए आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हम डॉक्टर दानिश अमान से, जो पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, और इनसे जानते हैं, समझते हैं कि कैसे हमारी लेदर इंडस्ट्री बढ़ रही है आगे, कैसे लेदर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और आने वाले वक्तों में, सालों में पाकिस्तान के अंदर लेदर इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हुए हम पाकिस्तान को बेहतर तरीके से आगे दुनिया के सामने लेकर आ सकते हैं। आइए मुलाकात करवाते हैं आपसे डॉक्टर दानिश से और जानते हैं कि लेदर की इंडस्ट्री में पाकिस्तान फर्दर ग्रो कैसे कर सकता है। आइए। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानिश अमान, चेयरमैन हैं पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन के साउथ जोन के, और साथ साथ जस्टिस ऑफ पीस जो साउथ जोन का डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, उसको भी बाकायदा हेड करते हैं। और इसके साथ साथ सोशल वर्क के अंदर सिंध के अंदर जो अखुवत का काम है उसको लीड करते हैं। सर बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का कामयाबी का सफ़र के लिए। सर अमेजिंग जर्नी माशाल्लाह से, जिस तरीके से आपने हर जगह पे अपना एक रोल अदा किया है और कर रहे। इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं इंसान अपनी जर्नी के अंदर, तो कुछ गोल सेट करता है कि मैं शायद या ये वाला काम कर रहा हूँगा, यहाँ जा रहा हूँगा। तो जब इनिशियली आपने स्टार्ट किया था तो आपने अज्यूम किया था कि इस तरीके से पाकिस्तान को सर्व भी कर रहे होंगे और पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके चल रहे होंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में आने के लिए और मुझे इस काबिल समझा कि लोग मुझे सुने, मेरी स्टोरी को सुने। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, जहाँ तक आपने बात की मेरी जर्नी की, तो जी मैं थर्ड जनरेशन बिजनेसमैन हूँ। मेरे जो दादा हैं वो हमारा ताल्लुक़ चिन्योट से है। तो वाह! चिन्योटी शेख कम्युनिटी जो है, आपको पता है, वो 80s में दे ऑल माइग्रेटेड फ्रॉम चिन्योट टू सिटी एरिया, हुँ, जिसमें कि हुँ, मेनली फैसलाबाद, लाहौर हुँ, और कराची। हुँ। तो सबसे बड़ी जो कंसंट्रेशन है हमारी कम्युनिटी की, वो कराची में है। तो आई एम पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, आई एम पार्ट ऑफ दैट बिजनेस फैमिली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। जब मैं काम में आया 2004 में, तो ऑलरेडी समवॉट हम एस्टैब्लिश थे। काम अच्छा चल रहा था, बट बहुत सारी डोमेन्स, बहुत सारी एरियाज़ थे जहाँ हम लैकिंग थे, जहाँ हमारी अवेलेबिलिटी नहीं थी, हुँ, जिसमें बिज़नेस हुँ, लीडरशिप है, जिसमें फ़िलैंथ्रोपी है, हुँ। सोशल वेलफेयर है। तो उन पे मैंने लीड ली और अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबी दी। बहुत सारे नॉन प्रॉफ़िट्स को, बहुत सारी बिज़नेस एसोसिएशंस को, ट्रेड बॉडीज़ को लीड करने का मौका मिला। वाह! एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह कि उन्होंने ये मौका ज़बरदस्त। मुझे दिया। तो ये यूजुअली ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि जब हमने इतना सब कुछ कर लिया है और एक हमने सिस्टम भी डेवलप कर लिया है, व्हाई नॉट मूव अब्रॉड? कि क्यों ना हम करें जाएँ? पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है। देयर वी हियर सो मैनी कंप्लेंट्स कि जहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे कोई काम करेंगे तो आप काम अच्छा नहीं कर सकते। कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपको आगे पुश किया हो कि यार दैट्स इनफ, अब मूव करना चाहिए? अच्छा जी, बाहर जाने को हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़ा नेगेटिव समझा जाता है हुँ। और लोग उसको ऐसे नेगेट करते हैं कि जी मुल्क छोड़ के भाग गए, मुल्क छोड़ के चले गए। इसके कंपैरिज़न में मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। और एज़ एन एक्सपोर्टर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हुँ। जितनी एक्सपोर्ट्स हमारे मुल्क को डॉलर की रेमिटेंस ला के देती है, उससे भी ज़्यादा जो नॉन रेज़िडेंट पाकिस्तानीज़ हैं, वो वहाँ से रेमिटेंस एक भेज के रिश्ते हमारे मुल्क को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो पूरा जाने का तो मैंने कभी भी नहीं सोचा, क्योंकि मैं बाहर से पढ़ा हूँ। 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है यूएस में हुँ, रहने का। हुँ। तो मुझे पता है कि सेकंड ग्रेड सिटीज़न बन के रहना और अपने मुल्क में शान से, प्राइड से सही बात है। रहने में और ज़िंदगी गुज़ारने में बहुत बड़ा फ़र्क है, अपने लोगों की सपोर्ट और हेल्प करने में। बट पार्ट टाइम बाहर जाना, बाहर जाके काम कारोबार एस्टैब्लिश करना,
फिर वहाँ से फॉरेन रेमिटेंस कमा के अपने मुल्क में इन्वेस्ट करना, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने सोचा भी है, मैं करूँगा भी, और मैं दूसरे हमारे जो दोस्त बिजनेसमैन हैं उनको भी रेकमेंड करूँगा कि वो ये काम ज़रूर करें। ताकि वो इससे इमेज भी आगे जाएगा। बिल्कुल। और मीनवाइल यहाँ रहते हुए आप सर्व भी कर सकेंगे और चीज़ों को आगे की तरफ लेके भी चल सकेंगे। इस पूरी जर्नी के दौरान, पर्सनल जर्नी के दौरान, कौन से ऐसे लोग हैं जो आप समझते हैं कि जिन्होंने बहुत की रोल अदा किया आपकी लाइफ के अंदर, आगे सपोर्ट करने में, गाइडेंस देने में और पाथवे शो करने के अंदर? क्योंकि वो बड़ा एक आर्ट होता है कि ना किस तरीके से आप उस अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट कर रहे हैं और अडॉप्ट करने के बाद आगे बढ़ते चले जाते हैं। जी, सबसे पहले तो आई थिंक हर इंसान का जो रोल मॉडल होता है वो उसके वालिदैन होते हैं, वो उसके दादा दादी होते हैं, वो उसके नाना नानी होते हैं। तो इसी तरह मेरी फैमिली में मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करने वाले मेरे दादा हैं। ही वॉज अ हिडन फिलैंथ्रोपिस्ट। वो मतलब पब्लिक पर्सनैलिटी नहीं थे, बट अपने पर्सनल डोमेन में आधा दिन काम कारोबार को देना और फिर बाकी आधा दिन उन्होंने एक स्कूल बनाया हुआ था। तो पुराने हमारे दोस्त बताते हैं कि वो निकल के काम कारोबार से निकल के और उसके बाद बच्चों के लिए दूध परचेज़ करते थे, किसी दिन कोई बिस्किट परचेज़ करते थे और वहाँ जाके और बाकी आधा दिन बच्चों के साथ गुजारते थे। तो एजुकेशन तो उनकी फ्री थी हमारे स्कूल में, और उसके साथ का भी काम आपने वहीं से अडॉप्ट किया है। सर बस मैं आपको यही बता रहा हूँ कि उसके बाद फिर जो नेक्स्ट जो हमारे रोल मॉडल्स हैं और जो हमारे इंस्पायरर्स हैं, उसमें डॉक्टर अमजद साकिब साहब हैं, अखवत के फाउंडर हैं, डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान हैं जो इंडस हॉस्पिटल के फाउंडर हैं, डॉक्टर अदीब रिजवी साहब हैं। मेरी मुलाकात तो कभी नहीं हुई, बट आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ डॉक्टर अदीब रिजवी। डॉक्टर गफ़ार बिल्लू हैं जिन्होंने हैंड्स के नाम से इदारा बनाया। ये तमाम लोग हमारे रोल मॉडल हैं जिन्होंने हमें इंस्पायर किया और इन्हीं के नक्शो कदम पे चलने की कोशिश करते हैं। कौन से 3 डिसिप्लिन्स हैं आप समझते हैं कि एक इंसान को अगर वो कामयाब होना है अपने पाथवे पे और मुस्तकिल स्ट्रगल करके आगे बढ़ना है, तो कौन से बुनियादी 3-4 प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप समझते हैं कि इसने आपकी लाइफ के अंदर बहुत हेल्प आउट किया आगे बढ़ने की तरफ और गाइडेंस शो करने में? अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से निगेट करूँगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि जब हम बाहर पढ़ते थे तो आपको पता है कि कंपटीशन बहुत हाई होता है। हर बंदा एक्सट्रीमली पढ़ा लिखा है, टाइम पे आता है, न्यू विजन होती है हर बंदे के पास। और जब हम पाकिस्तान में आते हैं तो जो क्वालिटीज़ हैं वो हैं वक्त पे आना, अपने वादे को पूरा करना, अगर आपने किसी से कोई उधार ले लिया है तो उसको वापस कर देना, इसको लोग बहुत बड़ी क्वालिटीज़ समझते हैं और इस पे इंसान पाकिस्तान में कामयाब हो जाता है। इतना लो कैलिबर है हमारे यहाँ सक्सेस का। तो ये तो वो बेसिक्स हैं जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने, जो आज कामयाब दुनिया जिसको आप कहते हैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये उनके बेसिक्स हैं। तो ये बेसिक्स तो हमने वहाँ से सीख ली और इसी को हम लेके चलते हैं, कोशिश करते हैं कि टाइम पे आ जाएं, जो कमिटमेंट करें वो वही कमिटमेंट हो जिसको पूरी कर सकें, प्रोजेक्ट वही टेक ऑन करते हैं जिसको हम सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी वही लेते हैं जिसको कि पूरी कर सकें। तो यही सक्सेस का राज है। बट दिस इज़, मैं फिर वही कहूँगा कि ये बड़ा लो स्टैंडर्ड और कैलिबर है जिसको हम लेके चल रहे हैं और इसी पे कामयाब हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही बात है। क्योंकि ये आप ऑब्ज़र्व करते हुए आते हैं, जब स्कूल के अंदर कोई चीज़ सिखाई जाती है, फिर कॉलेज है, फिर यूनिवर्सिटी है, जब आप लुक आफ्टर करते हैं उन चीज़ों को जो आपके इर्द गिर्द सारी चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ मुल्क के अंदर ये चीज़ ज़रूर पाई जाती है, जैसे आपने ज़िक्र किया कि हम बहुत छोटी सतही चीज़ों को फोकस करते हैं और कहते हैं कि उसी पे लोगों की आइडेंटिफिकेशन करते हैं और लेके चलते हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो वही लोग जो यहाँ से स्ट्रगल करते हैं, तो क्या चेंज पाया जब आपने यहाँ से जब बाहर गए? और हमारे बहुत सारे लोग बहुत आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं और अडॉप्ट करने के बाद उस माशरे के अंदर रहना भी शुरू कर देते हैं, बट वहाँ से जब यहाँ पे वापस आते हैं फिर वो चीज़ छोड़ देते हैं। क्या वजह होती है कि आप समझते हैं कि ना कल्चर टू कल्चर इतना वेरी करता है कि हमारे यहाँ तरबियत का फुकदान ज़्यादा दिखता है आपको, या क्या चीज़ ऐसी है जो माशरे को चेंज करवा देती है? जी, आप देखें ना कि इंसान से ठीक काम जो है वो सिस्टम करवाता है। हाँ, सही बात। इसके मैं आपको इस तरीके से एग्जांपल दूं कि यूएस को हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में गिनते हैं, बट जब वहाँ भी कुछ अर्सा पहले एपिसोड हुआ जब लाइट चली गई, सिटी वाज ब्लैकआउट, या इसके अलावा वहाँ फ्लड्स आए, तो वही लोग जो कि एक्सट्रीमली डिसेंट और सोफिस्टिकेटेड हैं, उन्होंने चोरियाँ की, उन्होंने
दुकानें तोड़ी, सामान निकाल के ले गए, बिकॉज द सिस्टम वाज टेम्पररीली इम्प्लेस्ड। यही बैकग्राउंड हमारा भी है कि हम जब पाकिस्तान में होते हैं हम शायद ये सोचते हैं कि हम सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं, तो हम बाईपास कर जाते हैं। यही हम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, बट दुबई की फ़्लाइट लेके जब दुबई लैंड करते हैं तो जब लाइन सीधी लगती है तो हम भी सीधे लग जाते हैं, चाहे वो जिस कैलिबर का भी बिजनेसमैन हो, ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिटिशियन हो, बट वो सीधा लाइन में लग जाता है और अपनी बारी का वेट करता है और अपनी बारी में ही आगे जाता है। तो आई थिंक सिस्टम इन प्लेस हो तो लोग तो 19-20 सिमिलर तर्ज के ही होते हैं, चाहे दुनिया में कहीं पे भी हो, बट उनका सिस्टम, उनकी गवर्नमेंट, उनके लॉज, उनकी पॉलिसीज़, ये उनको मोटिवेट करती है कि वो सीधी राह पे चले और इससे अमन शहर के अंदर कायम भी हो सकता है। बड़ी ज़बरदस्त बातें जा रही हैं सर के साथ। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे और इसी सिस्टम के हवाले से आके बात करेंगे कि हम जब बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी कैसी हैं और किस तरीके से यहाँ पे सिस्टम क्रिएट हुआ हुआ है जिससे हम फ़ायदा ले सकते हैं। जाएगी नहीं मुलाकात हो रही ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर दानिश अमान, चेयरमैन है पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन के। सर, लेदर की बहुत बड़ी मार्केट पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल के अंदर काम किया है। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत टाइम लगा है, कई इन्वेस्टर्स ने काम किया है। बीच में डिप आया थोड़ा सा और दूसरे शहर, दूसरे मुल्क जो हैं वो लीड करने लगे उस साइड के ऊपर। इस वक्त करंटली आप ख़ुद ओवरऑल पूरी चीज़ों को प्लान करते हैं, देखते हैं, साथ में लोगों के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलते भी हैं। इस वक्त कंडीशन क्या है और आप कहाँ पे समझते हैं कि इम्प्रूवमेंट आ रही है वक्त के साथ साथ? अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आपको लेदर की जो हमारी रिटेल इंडस्ट्री है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि इस वक्त दुनिया के जो सबसे प्रीमियम 5 स्टार वैल्यू एडेड जो ब्रांड्स हैं, जिसमें कि शनेल है, गुची है, लुई विटॉन है, प्राडा है, ये तमाम ही लेदर के ब्रांड्स हैं और इनकी जो बुनियाद है वो लेदर पे रखी गई थी। और फिर वक्त के साथ साथ इन ब्रांड्स ने ये रियलाइज़ किया कि सिर्फ लेदर का प्रोडक्ट बेच के हम जो है वो रिटेल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते। तो ये फिर एक मल्टी फैशन ओरिएंटेड ब्रांड में कन्वर्ट हो गए, रिटेलर में कन्वर्ट हो गए। इन्होंने सन ग्लासेस, शूज़, स्कार्फ, टी शर्ट्स, जीन्स, ये तमाम चीज़ें भी इनको रिटेल करना स्टार्ट कर दी। हमारा इशू ये है कि हमारी जो रिटेल में एक शेल्फ लाइफ होती है, शेल्फ प्राइस होती है। जैसे मैं लेदर जैकेट मैन्युफैक्चरर हूँ, तो लेदर जैकेट मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान का होने की रीज़न या उसकी वजह से मेरी जो शेल्फ लाइफ है वो है अप टिल $500। मतलब मेरी जो प्रोडक्ट है जो यहाँ से मैं एक्सपोर्ट करूँगा वो रिटेल में जाके $500 तक बिक सकती है। 500 की भी नहीं बिकती, एवरेज में 200, 250, 300 की बिकती है, बट अप टिल $500 हम जा सकते हैं। जहाँ हम $500 से ऊपर जाते हैं तो मेड इन पाकिस्तान के लेबल के साथ, अगर आप खुद ही यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, इंग्लैंड गए में, और आप एक जैकेट लें जो कि $1000 की हो, आप अंदर टैग देखें मेड इन पाकिस्तान, तो शायद आप खुद ही नहीं ख़रीदेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड है, जो एक इंटरनेशनल दुनिया में लोगों के जहन में है, वो ये है कि अगर मेड इन पाकिस्तान है तो ये एक बेसिक प्रोडक्ट होगा, एक जो है ना वो कमर्शियल प्रोडक्ट होगा। वैल्यू एडेड की नज़रों में उनको नहीं देखते। तो अगेन जो जिन ब्रांड्स के मैंने नाम लिए वो ब्रांड्स हमारे बाहर ही नहीं है। वो ब्रांड्स मेड इन इटली ख़रीदते हैं, मेड इन यूरोप ख़रीदते हैं। उसकी कोई ख़ास वजह? उसकी ख़ास वजह यही है, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि मेड इन पाकिस्तान जो हमारा लेबल है उसकी इमेज ये है, जैसे मेड इन चाइना की इमेज ये होती है कि भाई कमर्शियल प्रोडक्ट है। हालांकि ये नहीं है। चाइना बहुत स्पीड से अपने प्रोडक्ट को चेंज कर रहा है और वैल्यू एडिशंस की तरफ आ रहा है। इसी तरीके से पाकिस्तान को भी अपनी इमेज को चेंज करना है और दुनिया में ये बताना है कि जी मेड इन पाकिस्तान अगर लगा हुआ है तो ये दुनिया की टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट है, और अगर ये $5000 की भी है तो इट्स वर्थ इट बिकॉज इट्स मेड इन पाकिस्तान। बट अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में इस तरह नहीं है, और इसी पे हम, इस ब्रांडिंग पे, इस इमेजिंग पे इस वक्त हम काम कर रहे हैं। एज ए चेयरमैन मैं इस पे काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो अगर हम जैसी प्रॉब्लम वाकई एग्जिस्ट करती है कि, लेकिन अगर हम जैसे फुटबॉल वाली साइड पे देते हैं, सॉकर वाली साइड पे देखते हैं, सियालकोट एक हमारा ऐसा शहर है जो बेतहाशा प्रोडक्ट्स बनाता है और बनाने के बाद यहाँ से प्रोडक्ट्स बना के बाहर भी जाती हैं। ऐसे मुख्तलिफ ब्रांड्स ऐसे हैं जिसके अंदर हमारा काम यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है और यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। एक ट्रस्ट
बिल्ट कुछ जगहों पर है। तो ये लेदर वाली साइड, हालांकि हमारे यहाँ ज़्यादातर फार्मिंग एग्रीकल्चर पे काम होता है, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उस लेदर के अंदर लीड कर सकें। तो कोई सिस्टम की प्रॉब्लम होती है जो आप समझते हैं कि जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी आ ही नहीं पाती, अवेल ही नहीं कर पाती यहाँ की एसोसिएशंस या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज़ नहीं कर पाती, या फिर ये कि कोई और फिनोमेना भी है जो एक लैकिंग है हमें से? जी। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि लेदर की जो इंडस्ट्री है, ये इसकी एक्सपोर्ट्स बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी एक ज़माने में। फिर वहाँ से डिप आया, या 700 मिलियन डॉलर या 750 मिलियन डॉलर पे हम आ गए। वो डिप इसलिए भी आया क्योंकि इंटरनेशनली लेदर की प्रोडक्ट्स का डिक्लाइन आ गया, कैजुअल कल्चर आ गया, और उसमें जो आप कह लेंगे फॉर्मल चमड़े के जूते हैं वो लोगों ने पहनना कम कर दिए, लेदर जैकेट लोगों ने पहनना कम कर दी। बट उसके कंपैरिजन में अब जो 2-3 फील्ड्स नई पाकिस्तान में स्टार्ट हुई हैं लेदर को ही लेके, जिसमें कि एक बहुत बड़ी फील्ड है सेफ्टी लेदर ग्लव्स की या सेफ्टी लेदर इक्विपमेंट्स की। तो इसमें बहुत बड़ी गुंजाइश है, बहुत बड़ी पोटेंशियल है, और यही एक इंडस्ट्री है जो भी आप देख रहे हैं कि जिसकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ऊपर अपवर्ड ट्रेंड है उसका। इसी के साथ में जो शू इंडस्ट्री है, वो आज से पहले ज़माना ऐसा था कि इम्पोर्टेड चाइनीज़ शूज़ या इवन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यूज्ड चप्पल और शूज़ की एक बहुत बड़ी खेप है जो पाकिस्तान आया करती थी और यहाँ बिका करती थी। बट अब जो हमारी इंडस्ट्री है वो इक्विप्ड हो गई है, और वो जो है वो बहुत अमेजिंग स्लीपर्स, सैंडल, चप्पल और शूज़ बना रही है, और इसमें भी अगेन एक ग्रोथ है जिसको कि हम देख रहे हैं। उसके कंपैरिजन में जो मेरी इंडस्ट्री है लेदर जैकेट, वो उसमें क्योंकि दुनिया में बहुत बड़ा कंपटीशन है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, डेनिम है, वुल है, फ्लीस है, नायलॉन है, तो ऑब्वियसली उसकी आर्टिफिशियल लेदर है, तो उसकी मार्केट नीचे आ रही है। बट डाइवर्सिफिकेशन का परफेक्ट टाइम है, और जो अपकमिंग मार्केट है, जो अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत चेंज के साथ, क्योंकि लेदर को तो हम समझते ही हैं, हमारे जो लेदर गारमेंट वाले हैं वो समझते ही हैं, तो हम थोड़े बहुत चेंज के साथ उन प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हैं जो आज अपकमिंग प्रोडक्ट हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, दूसरे ममालिक जो हैं, जब वो इनोवेशन लेकर आते हैं, तो यहाँ पे हमारा सिस्टम उसको आप कैसे देखते हैं नज़र में कि वो कम्पीट करता है उसके अगेंस्ट, और वहाँ पे यहाँ पे भी डाइवर्सिटी के ऊपर काम होता हो और यहाँ पे भी किसी अप्रोच के ऊपर काम होता हो, तो उस साइड के ऊपर हमारे यहाँ क्या चीज़ ऐसी है जो इनोवेशन में हम बाद में आते हैं एज़ कम्पेयर टू एक टाइम पे? अगर हम, जैसे आपने बताया कि $1 बिलियन की हमारे पास अपनी एक्सपोर्ट्स पहुंच रही थी, हमने डिप भी लिया, तो डेफिनेटली वो उसके कुछ रीजंस होंगे, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जिसकी वजह से ये डिप आ रहा है और डिप है अभी। तो इसमें क्या ऐसी चीज़ है जिसमें कोई इनोवेशन मार्केट पे फेंकता है और हमें नई इनोवेशन लाते लाते बहुत टाइम लग जाता है? कोई इसमें ऐसा रीज़न जो आप समझते हैं कि ये लैकिंग हो सकती है? जी, आज से पहले तो ऐसा था कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी या क्वालिटी थी, वो ये थी कि हम दुनिया में सबसे सस्ते थे। ये बात तो सही है। तो क्योंकि हम दुनिया में सबसे सस्ते थे, तो जो वॉल्यूमेट्रिक जो प्रोडक्शन के जो ऑर्डर्स हैं वो पाकिस्तान में ऑटोमेटिक आ जाते थे, क्योंकि जब वो हमारे कंपेटिटर मुल्कों से रिटेलर्स प्राइस चेक करते थे तो हम उनसे 10-20% सस्ते होते थे। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया, क्योंकि मैसिव इन्फ्लेशन हो गई है, आपको पता है, और डिवेल्यूशन को भी हमने एक हद तक जो है वो इस वक्त मैनेज्ड है। डिवेल्यूशन बहुत ज़्यादा होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगेन उससे जो है वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं और लोकल इंसान की अफोर्डेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो इन्फ्लेशन की वजह से इस वक्त कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हमने जो है वो किसी न किसी जदीद क्या उसको कहते हैं, जिद्दत को लेके आना है अपने प्रोडक्ट में, और ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो मार्केट में अवेलेबल ना हो, और सिर्फ इस चीज़ पे हम ना रह जाएं कि क्योंकि हम सबसे सस्ते हैं तो इसलिए हमें ऑर्डर आ गया। तो इसलिए अब हमारी मजबूरी है कि हमने उस एंगल पे जाना ही जाना है, क्वालिटी को भी इन्हेंस करना है, प्रोडक्ट को भी नया और फैशन ओरिएंटेड और अप टू द मार्केट बनाना है, और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इसमें हम कामयाब ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। हफीज़ टैनरी आपका अपना ब्रेन चाइल्ड है, आप इसको लेके चलते हैं, डेवलप किया है, इसको कैसे देखते हैं कि एक फ्यूचर में किस नीड को ये पूरा कर रहा है और आप कैसे ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीव करेंगे आने वाले वक्त के अंदर? अच्छा जी, हफीज़ टैनरी पिछले 2-3 साल से वी आर द मार्केट लीडर्स, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ लेदर एंड लेदर गारमेंट्स आउट ऑफ पाकिस्तान।
तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, बहुत करम है कि वी आर डूइंग गुड। आगे लेके जाने के लिए अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं। एक में हम सिर्फ स्किन बनाते हैं, लेदर बनाते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो फिर चाइना में, तुर्की में, वियतनाम में बनते हैं। अच्छा। और दूसरी हमारी प्रोडक्ट है लेदर जैकेट, जहाँ पे हम लेदर जैकेट तैयार करते हैं और जितने भी दुनिया के मिड टू लो एंड ब्रांड्स हैं इनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें कि नेक्स्ट है, रिवर आइलैंड है, मैंगो है। गोइंग फॉरवर्ड जैसा मैंने आपको बताया कि हमें थोड़ी सी प्रोडक्ट रेंज को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है और सेफ्टी इक्विपमेंट जो लेदर में बनता है उसमें जाने की ज़रूरत है, शू इंडस्ट्री की तरफ जाने की ज़रूरत है और जो अपकमिंग इंडस्ट्री है जिसकी ज़्यादा डिमांड है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमें उस तरफ को जाने की ज़रूरत है जिस पे हम काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बेहतरीन, बड़ी मज़े की बातें जा रही हैं सर के साथ। हम छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान में लेदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर कैसे और ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा सकता है, कौन से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जो हमारे आने वाले वक्त में इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा दे सकते हैं और एज़ वेल एज़ लोगों के, आम लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी आ सकती जाएगी। नहीं, मुलाकात हो रही है ब्रेक के। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर दानिश अमान, चेयरमैन है पाकिस्तान टेनर्स एसोसिएशन के। सर, पाकिस्तान के अंदर आप मार्केट लीडर हैं, ऑफिसनरी जिस तरीके से चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रही है लेदर साइड के ऊपर, कैसे और ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है कि लोग इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं पाकिस्तान के अंदर। हम नेक्स्ट 10 इयर्स को देखते हैं, SIFC बनी ताकि लोगों को सिक्योर किया जा सके, लोगों को सपोर्ट हो। इससे पहले होता रहा है अनफॉर्चुनेटली कि हुकूमत चेंज होती है, सब कुछ बदल दिया जाता है और सारे लोग परेशान होते हैं दोबारा से कि हमें अपनी प्लान्स को चेंज करना है। SIFC से थोड़ा सा एक ये हो रहा है कि लोग अपने एक पेज के ऊपर आने के लिए आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिली है। आने वाले वक्त में आप कैसे देखते हैं कि ये जो लेदर वाली साइड है, इसका बिज़नेस है, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट के पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि इंडस्ट्रियलिस्ट आएँ और उसमें इस एरिया के अंदर हम काम कर सकें? अच्छा जी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ग्रो कराने के लिए या नए बिजनेसमैन को मोटिवेट करने के लिए कि वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरफ आए, बड़े बेसिक से फार्मूला हैं जो कि आप टीवी ऑन करें, मल्टीपल इकोनॉमिस्ट वो फार्मूलाज टीवी पे बैठ के दे रहे हैं, जिसमें कि बेसिक में ये है कि एनर्जी कॉस्ट आपकी नीचे होनी चाहिए, आपको इंटरेस्ट रेट आपके नीचे होने चाहिए, आपकी जो भी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए, करेंसी जो है वो उसका एक पैटर्न पता होना चाहिए, चाहे वो डिवैल्यू हो चाहे वो रीवैल्यू हो, लेकिन पता होना चाहिए कि किस एंगल में जा रहा है, क्योंकि जब हम अपनी कॉस्टिंग करते हैं तो ऑब्वियसली उसको हम किसी और करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। True. तो जब तक हमें पता नहीं होगा कि अगले 6 महीने बाद जब मेरे पैसे आने हैं बाहर से, तो डॉलर कहाँ खड़ा होगा, मैं अपनी कॉस्टिंग नहीं कर सकता। सही बात। तो ये तमाम चीज़ें हैं, पिछले चंद माह से बहुत ही पॉजिटिव हम ये देख रहे हैं कि आर्मी चीफ का एक इन्वॉल्वमेंट है। आई थिंक 3 दफ़ा पाकिस्तान की कराची की बिज़नेस कम्युनिटी से वो इंटरेक्ट कर चुके हैं। उसमें कुछ मीटिंग्स में जाने का मेरा भी इत्तेफाक हुआ। जो चेयरमैन है SIFC के, वो भी उन मीटिंग्स में मौजूद रहे हैं। उसके अलावा कॉमर्स मिनिस्टर को भी वो साथ लेके आए हैं, उन्होंने बिजनेसमैन के प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को सुना है और इतना इजी है उनसे मुलाकात करना और अपनी बात उन तक पहुंचाना कि मैं आपको अपनी एसोसिएशन की मिसाल दूं कि हमारी एसोसिएशन से 3 लोगों ने अपने कार्ड्स प्रेजेंट कर दिए टू द लीडर ऑफ द SIFC कि जी हमसे मिले, हमें बात करनी है आपसे। नेक्स्ट डे तीनों को फ़ोन आ गया कि जी आप बताएं आप कब आना चाह रहे हैं, तो वी आर रेडी टू मीट यू, वी आर रेडी टू लिसन टू योर प्रॉब्लम्स एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व देम। पहली बार हुआ होगा। पहली दफ़ा हुआ होगा इस तरीके से। और वो उसके बाद फिर डेलीगेशंस बनी, न सिर्फ हमारी इंडस्ट्री के बल्कि तमाम इंडस्ट्री की, और वो मल्टीपल टाइम्स SIFC जा चुके हैं, उनसे बात कर चुके हैं। अगर उनसे बात का कोई हल ना निकल रहा होता तो बार बार लोग नहीं जाते, लेकिन क्योंकि हल निकल रहा है देन एंड देयर वो इश्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं और हमारे साथ सेम पेज पे है, तो इसलिए बिजनेसमैन, बिजनेस ट्रेड बॉडीज़ वहाँ जा भी रही हैं और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा भी रही हैं और पॉजिटिविटी भी अवेलेबल है इस वक्त मार्केट में। Exactly. बिल्कुल। और जब हम इस चीज़ को, इस ट्रस्ट को बिल्ड होते हुए देखते हैं, तो जब हम बाहर इंटरनेशनल मार्केट से भी इंटरेक्ट करते हैं, तो
तो इन्वेस्टर्स का भी एक दिल बड़ा होता है कि हाँ यार हम इस चीज़ को इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम डॉलर के रेट को देखें तो पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर वो पहले जिस तरीके से जंप लेते हुए एक केओस हो गया था कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स 350 रुपीज़ पर डॉलर, और फिर उस चीज़ को मैनेज कर किया, फिर चीज़ों को कंट्रोल किया गया कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे पूरे ही केओस क्रिएट हो जाए ताकि पूरी इंडस्ट्री कंप्रोमाइज़ ना हो जाए। जब हम इस ट्रस्ट को बिल्ड होते हुए देखते हैं, आप क्या उससे समझते हैं कि कौन से एरियाज़ हैं फर्दर कि जहाँ पे गवर्नमेंट को, हाँ, जहाँ पे इनिशिएटिव लेने वालों को, पॉलिसी मेकर्स के पास ये राइट टाइम है, अपॉर्चुनिटी है कि अभी फाउंडेशन लगाएं, इन 3-4 एरियाज़ के ऊपर काम करें ताकि हम अगले 5 ईयर्स के अंदर हमारा थोड़ा सा ट्रेंड्स अपवर्ड्स की तरफ मूव कर सके। तो कौन से एरियाज़ आप 4-5 समझते हैं कि इसमें हमें फाउंडेशन अपनी ज़्यादा स्ट्रेंथन करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये डिवैल्यूएशन के बारे में ये बताऊं कि एक एक्सपोर्टर के लिए डिवैल्यूएशन एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड है। और इसको आप इस तरीके से देखें कि जापान जैसा मुल्क, जो कि एक फर्स्ट वर्ल्ड मुल्क है, दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, वो भी एक कंट्रोल्ड तरीके से डिवैल्यूएशन करती है ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में वाइबल रहे। मैं इससे ये कतई नहीं कह रहा कि जो पास्ट में पाकिस्तान में हुआ वो ठीक था या वो होना चाहिए था कि एकदम से 100 रुपये से डॉलर जो है वो 300 पे चला गया और 300 से भी ऊपर जाने की बातें होगी। दिस वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग और इसी की वजह से इन्फ्लेशंस हो गई और आपको पता है कि इकोनॉमी एक टर्मोइल की तरफ आ गई। लेकिन कंट्रोल डिवैल्यूएशन 2-3-5% ये होना तो इम्पॉर्टेंट है एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री के लिए। दूसरा, जहाँ तक आपने बात की कि हम क्या ऐसे स्टेप उठाएं कि गोइंग फॉरवर्ड अगले 5 साल में हम जो है वो इकोनॉमिक्स के बुनियाद पे बेहतर अपने आप को अलाइन करें दुनिया में, तो उसमें तो जी यही है कि फ़िलहाल हम बेसिक प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, जिसमें कि लेदर के भी बहुत बेसिक प्रोडक्ट्स हैं। टी शर्ट बनाते हैं, जीन्स बनाते हैं। $1 की टी शर्ट है, $6 की जीन्स है। तो हम कोई वैल्यू एडेड चीज़ नहीं बनाते। इसके कंपैरिजन में जो इस वक्त दुनिया है वो मूव हो गई है, गाड़ियाँ बना रही है, सेल फोन्स बना रही है, टेक प्रोडक्ट्स बना रही है। तो ऑब्वियसली जब वो एक टेक प्रोडक्ट बना देती है तो उसमें जो वैल्यू एडिशन है वो मल्टीपल टाइम्स होती है। प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी नहीं होती जितना कि उसकी रिटेल में वैल्यू होती है, जितनी उसकी प्राइस होती है। तो हमें भी चाहिए कि हम पूरा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और सारे लोग तो इतने एजुकेटेड नहीं होंगे कि वो टेक वर्ल्ड में आ जाएंगे, लेकिन कुछ 20-30% तो हमें भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा, आईटी एक्सपोर्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा। और आई डोंट नो, गाड़ियाँ, जहाज़, सेलफोन, ये चीज़ें बनानी होंगी ताकि जो है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मार्केट में पाकिस्तान से भी बिके और मैक्सिमम हम अपने लिए जो है ना वो फॉरेन रेमिटेंस को इंगेज कर सकें। हाँ, एग्जैक्टली। और हम जब इसी साइड पे देखते हैं एकेडमिया वाली साइड के ऊपर, मैं चाहूँगा क्लोजिंग के अंदर हम लाजमी अपने एजुकेशन सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो इनके साथ एक रिसर्च सेंटर्स जुड़े हुए होते हैं, प्रोडक्ट्स यहाँ बनती हैं, आइडियाज़ यहाँ डेवलप होते हैं। इसी तरीके से स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। आप एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखते हैं कि इसमें कितनी ज़रूरत है सही तरीके से रिसर्च एरियाज़ के ऊपर काम करने के लिए, या फिर डिफरेंट डायमेंशंस में, डोमेन्स के अंदर काम करने के लिए, ताकि इंडस्ट्री के अंदर भी रेवोल्यूशन आ सके और उसको भी हमें फर्दर स्ट्रेंथनिंग कर सकें और अपॉर्चुनिटी मिल सके गवर्नमेंट को। तो ओवरऑल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखते हैं कि समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट यहाँ पे इंडस्ट्री के ऊपर भी आता है? जी, मैं थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको बता दूं कि मैं ख़ुद तो यूएस से पढ़ा, बट मैं रिसोर्स एडवाइज़री काउंसिल में हूँ आईबीए की। इसी तरीके से रिसोर्स एडवाइज़री काउंसिल में हूँ नेस्ट की, जो इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी है। जो मुझे जो ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री दी वो इल्मा यूनिवर्सिटी ने दी, तो इल्मा यूनिवर्सिटी की रिसोर्स टीम में भी मैं हूँ। मैं बल्कि रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया, उनको हेड करता हूँ। इसके अलावा इस्लामिक जामिअत रशीद अल गज़ाली यूनिवर्सिटी की रिसोर्स टीम का ऑनररी, आई एम वन ऑफ देयर एम्बेसडर्स। तो एजुकेशन के जो हमारे इदारे हैं पाकिस्तान के, उनके साथ मैं अलाइंड हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसमें भी, अगेन मैं बाइफिकेशन करना चाहूँगा कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे मेरी फैमिली अफोर्ड कर सकती थी तो मैं तो यहाँ से चला गया यूएस, वहाँ जाके पढ़ के आ गया। और जो लोग बाहर नहीं जाते वो अगेन आईबीए में, नेस्ट में, लम्स में, आगा खान में पूरी फ़ीस दे के पढ़ सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं जो एक्सट्रीमली ब्राइट हैं, बट वो इन प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, तो उनकी रिसोर्स के लिए हम काम करते हैं। और
जितने भी हमारे दोस्त हैं जो डोनेट करते हैं दीगर इदारों को, बहुत अच्छा है इंडस को डोनेट करना। अखवत मैं खुद हेड करता हूँ सिंध का चैप्टर, उनको डोनेट करना। बट एजुकेशन की फील्ड में डोनेट करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि जो ब्राइट स्टूडेंट जिसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने की, वो भी यहाँ से पढ़ जाए। और एंड ऑफ द डे आप देखिएगा कि यही लोग होंगे जो इम्पैक्ट क्रिएटर्स होंगे, जो स्टार्टअप्स करेंगे और जो दुनिया में जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और कम्पीट करेंगे। जैसा आपने कहा कि टेक के अंदर अभी हमारे यहाँ इतना ट्रेंड ऐसा नहीं है कि लोग अडॉप्ट कर सकें उस साइट के ऊपर, तो कितना अहम है अगर हम टेक के अंदर अपने लोगों को अगले 2-3 साल का विजन सेट कर सकें कि वेल इक्विप कर सकते हैं। क्योंकि बिकॉज व्हेन कोविड आया था, जब कोविड के अंदर स्पेसिफिकली ऐसा हुआ जब दुनिया एकदम से चेंज हुई, जो लोग अडॉप्ट कर सके थे वो अपनी लाइफ को बैलेंस स्टेबल करके चले। जो अडॉप्ट नहीं कर पाए टेक के हिसाब से, वो बेचारे मतलब हैंड टू माउथ चले गए थे और वो बहुत ही क्राइसिस के अंदर चले गए थे कि सब कुछ बंद हो गया है और हम उसको कैसे अपनी चीज़ों को रन कर सकें। तो ये यूनिवर्सिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्कूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बड़ा लाहेअमल होगा अगर वो तय हो जाता है और उसके हिसाब से लेके चल सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आप अखुवत लेके चल रहे हैं, उसका काम बच्चों को वहाँ से निकालना, डिफरेंट इलाकों से उनको चूज़ करना और करने के बाद उसको डेवलप करना, उसकी जर्नी बना देना, वो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग वर्क है और वो उस तरीके से लीड कर रहा है। तो समझते हैं कि ये एरिया एक ऐसा होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, जिसमें हमें पूरा 360 डिग्री अपने सिस्टम को चेंज करना है। जी, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ नॉन प्रॉफिट्स का, एनजीओज़ का सोसाइटी में, इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। और मैं आपको एक डिफरेंट एग्जांपल देता हूँ कि सैलानी की हम बात करते हैं। मैं और आप हम देखते हैं कि जगह जगह रोड पे दस्तरखान लगे हुए हैं और सैलानी लोगों को खाना खिला रहे हैं। बहुत सारे लोग बड़ी तारीफ़ भी करते हैं, बट बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं कि जी रोड पे बैठा के खाना खिला रहे हैं और लोगों को भिखारी बना रहे हैं। मैं भी यही सोचता था। बट जब मैं पहली दफ़ा सैलानी के हेड ऑफिस गया तो उन्होंने मुझे विज़िट कराया, मेरा विज़िट रखा, और जब मैं उनके फर्स्ट फ्लोर पे गया तो आई थिंक कि इस वक्त आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग का जो सबसे बड़ा फ़ी सबीलिल्लाह सेंटर है वो सैलानी ने बनाया। हकीकत है, बिल्कुल। और वो क्योंकि बैकएंड पे रोड पे आपको नज़र आता है खाना खिलाना, जो बहुत अच्छा काम है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक काम है जो हिडन है और जो और भी नॉन प्रॉफिट्स कर रहे हैं। ट्रू। और उन्होंने उनका एक नारा है, एक स्लोगन है, एक उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री सैलानी तैयार करेगी, ट्रेन करेगी, जो कि आईटी स्पेशलिस्ट होंगे बच्चे, जो अपने घर से बैठे बैठे कोई बेसिक कोर्स करने के बाद $300-400 कमा लेंगे, जो हमारे यहाँ मिनिमम वेज से काफ़ी ऊपर है। बिल्कुल सही बात। तो दिस इज़ द फ्यूचर, एब्सोल्युटली इस तरफ को हमने जाना है और नीड भी है हमारी साइड। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब टाइम निकालने का, कामयाबी के सफ़र को ज्वाइन करने का। अगर हम ज़िंदगी में देखें ना तो हमारे पास इर्द गिर्द बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है। हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम अवेल करें या हम इग्नोर करें। जो अवेल कर लेते हैं वो डेफिनेटली कुछ नया सीखते हैं, नया करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से अपना कामयाबी का सफ़र जारी रखिए, हर फील्ड को देखिए, हर फील्ड के अंदर खोज लगाइए, आपको बहुत कुछ खास मिलेगा। इजाज़त दीजिए, डॉक्टर मोहसिन कामयाबी का सफ़र से इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ।